अमेरिका और जापान के बीच एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जो केवल व्यापार से कहीं अधिक है। यह लड़ाई दोनों देशों की शक्ति, सुरक्षा और भविष्य की दिशा को लेकर है। जापान, जो अमेरिका का एक पुराना और विश्वासपूर्ण साथी रहा है, अब अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए दृढ़ नायक बन चुका है। यह संघर्ष एक नई दिशा में जा रहा है, जहां जापान अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। जापान और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अमेरिकी दबाव के खिलाफ अपने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि अब जापान अमेरिका की बिना किसी उचित बातचीत के सभी मांगों को नहीं मानेगा। जापान, जो कभी अमेरिका के सबसे मजबूत व्यापारिक साझीदारों में से एक था, अब खुद को स्वतंत्र रूप से और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम महसूस करता है। इस संघर्ष की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध से हुई और यह संघर्ष न केवल जापान के लिए बल्कि पूरी वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जापान को अपने बाजार को अमेरिकी सामानों के लिए खोलना होगा, खासकर ऑटो और कृषि उत्पादों के लिए। इसके पीछे का उद्देश्य जापान से व्यापारिक असंतुलन को कम करना है। ट्रंप के मुताबिक जापान का कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से चावल और सोयाबीन के लिए, अमेरिकी उत्पादों के लिए खुला होना चाहिए, लेकिन जापान ने इसका विरोध किया है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जापान बिना किसी सहमति के अमेरिकी मांगों को मान लेता है, तो वह अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे करेगा। जापान के किसानों और स्थानीय उत्पादकों के हितों को देखते हुए यह कदम उठाना जापान के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। अमेरिका और जापान के बीच व्यापार का संतुलन एक बार फिर बिगड़ चुका है। यह असंतुलन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। जहां अमेरिका का एक्सपोर्ट्स सिर्फ $80 बिलियन है, वहीं जापान से इंपोर्ट्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए $148 बिलियन का आंकड़ा छू लिया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को हर साल जापान से ढेर सारे उत्पाद और सामान आयात करने पड़ रहे हैं, जबकि जापान को अमेरिका से कम ही सामान मिल रहा है। यह स्थिति अमेरिका के लिए सिर्फ आर्थिक संकट का संकेत नहीं है, बल्कि यह उसकी विदेश नीति और व्यापारिक रणनीतियों पर भी गंभीर सवाल उठाती है। अब यह सवाल उठता है कि पिछले 30 सालों में अमेरिका का आयात हमेशा जापान से ज्यादा क्यों रहा? क्या इसके पीछे केवल ग्लोबल सप्लाई चेन के बदलाव हैं, या फिर कोई गहरे कारण हैं जिनकी वजह से अमेरिका जापान से ज्यादा सामान मंगवा रहा है? 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं संकट में थीं, उस समय अमेरिका का व्यापार संतुलन थोड़ा ठीक हुआ था, लेकिन 2020 में जब महामारी का प्रकोप आया, तो वैश्विक व्यापार में और भी असंतुलन देखने को मिला। महामारी ने न केवल देशों के बीच के व्यापारिक संबंधों को प्रभावित किया, बल्कि दुनिया भर में व्यापार की दिशा और दृष्टिकोण को भी बदल दिया। इस दौरान अमेरिकी व्यापार घाटा और भी बढ़ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका को अपने व्यापारिक रिश्तों और रणनीतियों में बड़े बदलाव की जरूरत है। यह घाटा केवल अमेरिका के लिए आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। एक और बड़ा मुद्दा है जापान में अमेरिकी कारों की बिक्री। जापान में बाएं हाथ से गाड़ी चलाने की व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में दाएं हाथ से। इससे अमेरिकी कारें जापान के बाजार में उपयुक्त नहीं हो पाती। जापान का यह भी कहना है कि अमेरिकी कार निर्माता जापान के बाजार के लिए अपनी कारों को अनुकूलित करने का कोई इरादा नहीं रखते। यह एक और कारण है जिसने जापान को ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। जापान के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई है, क्योंकि वहां चुनाव नजदीक हैं। प्रधानमंत्री इशिबा के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह चुनावों से पहले सही रणनीति अपनाएं। एक ताजा पोल के अनुसार जापान की सरकार को अब केवल 30% समर्थन मिल रहा है, जबकि 56% लोग सरकार की नीतियों से असहमत हैं। इस प्रकार उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अधिक समय नहीं मिल सकता।
उन्हें न केवल अमेरिकी दबाव से निपटना है, बल्कि जापान के किसानों और आम जनता को भी संतुष्ट करना है। यह स्थिति उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसी बीच जापान ने चीन और दक्षिण कोरिया के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। मार्च 2025 में इन 3 देशों के व्यापार मंत्रियों ने 5 साल बाद पहली बार मुलाकात की और एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की। यह जापान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वह अब अपने व्यापारिक साझेदारों से संबंधों को बेहतर करने की दिशा में सक्रिय हो गया है। इसके अलावा जापान ने WTO में अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी विचार किया है। जापान का कहना है कि अमेरिका ने बिना उचित जांच के अपने टैरिफ लगाए हैं और यह व्यापारिक नियमों के खिलाफ है। जापान इसे एक कानूनी चुनौती के रूप में लेकर अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास कर सकता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का जापान पर गहरा असर पड़ सकता है। अगर अमेरिका ने अपने टैरिफ को पूरी तरह से लागू किया, तो जापान के कारों का निर्यात 17 अरब डॉलर तक गिर सकता है। यह जापान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा और उसकी GDP में 0.3% की कमी हो सकती है। सोचिए, एक छोटे से बदलाव से जापान की पूरी अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन यह सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। अमेरिका के उपभोक्ताओं के लिए भी यह बड़ा संकट बन सकता है। जापान से आने वाली कारों की कीमतें अमेरिका में औसतन $1,600 तक बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर उन अमेरिकी ग्राहकों पर पड़ेगा जो अपनी पसंदीदा जापानी कारों को खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं। इससे न केवल उनकी खरीदारी की क्षमता प्रभावित होगी, बल्कि अमेरिका के कार उद्योग की प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित हो सकती है। अब इस पूरे परिदृश्य में जापान को बहुत सतर्क रहना होगा। अगर जापान ने सही कदम नहीं उठाए, तो उसे न केवल अपने निर्यात में भारी गिरावट का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। जापान को अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ रणनीतिक कदम उठाने होंगे, ताकि वह इस संकट से बच सके। यह केवल 2 देशों का मामला नहीं है, इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर जापान और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में कोई संतुलन नहीं बना, तो यह केवल इन दोनों देशों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। इस स्थिति में जापान को बहुत सोच समझकर अपनी रणनीतियां बनानी होंगी, ताकि वह इस संकट से बच सके और भविष्य में वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत बना सके। हालांकि जापान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस संघर्ष में अपनी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा करेगा। टोक्यो यह संकेत दे रहा है कि वह अमेरिकी दबाव को सहन नहीं करेगा, लेकिन वह यह भी चाहता है कि अमेरिकी LNG और एथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात में बढ़ोतरी हो। यदि इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव कम हो सकता है। जापान के वित्त मंत्री कात्सुनोबू ने अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेजेंट से अप्रैल के अंत में बैठक का कार्यक्रम तय किया है, ताकि दोनों देश इस मुद्दे पर समाधान खोज सकें। यह संघर्ष न केवल जापान और अमेरिका के रिश्तों के लिए, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह सिद्धांतित रूप से अन्य देशों को भी इस बात पर सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वे अपनी व्यापारिक नीतियों में कितनी स्वतंत्रता बनाए रखें और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना कैसे करें। जापान अब एक नए रास्ते पर चल रहा है, जो उसकी रणनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम और बढ़ सकता है। इस संघर्ष की दिशा और परिणाम वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, और यह देखना होगा कि क्या जापान अपनी स्थिति को मजबूती से कायम रखते हुए अमेरिका से होने वाले व्यापारिक नुकसान को कम कर सकता है, या फिर यह एक नई व्यापारिक शीत युद्ध की शुरुआत होगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और नॉलेज नेट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।